नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम जो वेस्टर्न रेलवे में अहमदाबाद डिवीज़न में रैंकर कोटे के तहत जो JET का 17 जनवरी 2026 को जो एग्ज़ाम पे हुआ था उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, distance between anti-creep point and anchoring structure should not be more than meters। एंटी-क्रिप पॉइंट और एंकरिंग संरचना के बीच की दूरी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कितने? 750 मीटर से। कितने से? ये वो अच्छी है, ये एंकरिंग पॉइंट है, यहाँ हम जो एंटी-क्रिप सेंटर लगाते हैं ये 750 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इन रेगुलेटेड OHE सिस्टम वेयर इज एंटी-क्रिप पॉइंट प्रोवाइड। रेगुलेटेड OHE प्रणाली में एंटी-क्रिप बिंदु कहाँ प्रदान किया जाता है? तो जो रेगुलेटेड OHE होती है उसके कहाँ होता है वो? कि टेंशन लेंथ के बिल्कुल बीच में, इसमें होता है टेंशन लेंथ के बीच में, मिडवे ऑफ टेंशन लेंथ। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब OHE 3 प्रकार की होती है। एक रेगुलेटेड OHE, एक होती है अनरेगुलेटेड OHE, और एक होती है सेमी रेगुलेटेड OHE। अब रेगुलेटेड OHE कौन सी होती है? कि ऐसी OHE जिसके दोनों सिरों पर ATD लटकी हो, का काउंटर वेट लगा हो, वो कौन सी कहलाती है? रेगुलेटेड OHE। और अनरेगुलेटेड OHE कैसी होती है? कैसी OHE जिसके टेंशन लेंथ के दोनों सिरों पर दोनों सिरे फिक्स एंगसर हो। कैसे हो? फिक्स एंगसर। और सेमी रेगुलेटेड OHE क्या होती है? कैसी OHE जिसके टेंशन लेंथ के एक सिरा फिक्स हो, FT हो, और दूसरे सिरे पर कोई बैलेंस वेट लटका हो, तो वो सेमी रेगुलेटेड OHE। रेगुलेटेड OHE मेन लाइन पर होती है, अनरेगुलेटेड मेन लाइन और यार्ड में भी होती है, और अनरेगुलेटेड OHE हमेशा यार्ड में लगाई जाती है, और सेमी रेगुलेटेड OHE भी यार्ड में ही यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, in AC traction how many span are required to consider an overlap on tangent track। AC ट्रैक्शन में टेंजेंट ट्रैक पर ओवरलैप बनाने के लिए कितने स्पान की आवश्यकता होती है? तो जो टेंजेंट ट्रैक होता है, जो सीधा ट्रैक होता है, उस पर ओवरलैप बनाने के लिए कितने? 3 स्पान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी। कितने? 3 स्पान की। अब टेंजेंट ट्रैक में तो ओवरलैप बनाएंगे तो 3 स्पान होगा, 3 स्पान। और यही कर्व होता, ऐसा होता कर्व स्पान होता, तो वहाँ हम 4 स्पान में ओवरलैप बनाते हैं। इन्हें बनाते हैं 4 स्पान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इन AC ट्रैक्शन when cut in insulator are provided at insulated overlap the distance of cut in insulator from the mast is meters। AC ट्रैक्शन में जब इंसुलेटर ओवरलैप पर कट इन इंसुलेटर प्रदान किए जाते हैं तो मास्ट से कट इन इंसुलेटर जो लगाया जाता है वो कितनी दूरी पर लगता है? तो वो होता है 2 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 2 मीटर। जो इंसुलेटेड ओवरलैप होते हैं, जो IOL होता है, उसमें जो 910 इंसुलेटर कट इन इंसुलेटर लगाए जाते हैं वो मास्ट से कितने मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं? 2 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, स्पान लेंथ इज चूज नॉर्मली इन मल्टीप्लाई। स्पैन की लंबाई सामान्यतः कितने गुणांक में चुनी जाती है? तो जो स्पान लेंथ की लंबाई जो चुनी जाती है वो 4.5 मीटर के गुणांक में चुनी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब
स्पान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड स्पान, कौन सा होता है स्टैंडर्ड स्पान, और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड स्पान। स्टैंडर्ड स्पान 4.5 मीटर के उड़ांक में होता है। ऐसा स्पान जिसमें 4.5 से भाग डिवाइड हो जाए वो 4.5 मीटर, और नॉन स्टैंडर्ड स्पान वो होता है जो 4.5 मीटर के गुणांक में नहीं होता। जैसे 36 मीटर स्पान है ना। अब जैसे 36 मीटर स्पान है, 36 मीटर को हम 4.5 से गुणा कर डिवाइड दें तो कितना आएगा, पॉइंट उठाया 0, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 5 तेज 8 बार, तो ये स्टैंडर्ड स्पान होगा। और यही 31.5 या 31.5 स्पान होता है जिसमें 4.5 से भाग नहीं जाता, तो वो कौन सा होता, नॉन स्टैंडर्ड स्पान। तो स्पान दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड स्पान और एक नॉन स्टैंडर्ड स्पान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। PTFE type of neutral section is provided in which position with respect to support sections? PTFE टाइप का न्यूट्रल सेक्शन सपोर्ट सेक्शन के संदर्भ में किस स्थान पर प्रदान किया जाता है? तो जो PTFE लगाया जाता है वो सपोर्ट पर कहाँ लगाया जाता है? तो ये होता है कि सपोर्ट पर दोनों तरफ समान रूप से सेमेट्रिकली ऑन आइदर साइड। जैसे ये PTFE वाला मास्ट है, इस मास्ट पे PTFE लगा रहे हैं, तो ये PTFE जो लगाया जाता है वो मास्ट के दोनों ओर समान रूप से होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। टाइप ऑफ पोर्टल आर यूज्ड टू कवर 4 ट्रैक 10 मीटर टू 20 मीटर स्पान। किस प्रकार के पोर्टल का उपयोग 4 ट्रैक 10 से 20 मीटर क्लियर स्पान के कवर करने के लिए लगाया जाता है? तो जो 4 ट्रैक के लिए जो लगाया जाता है वो कौन सा होता है, एन टाइप पोर्टल। कौन सा होता है, एन टाइप पोर्टल। अब पोर्टल जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एन ओ आर पी जी और BAP। अब एन टाइप के जो पोर्टल का जो अपराइट का साइज होता है वो 450 इंटू 450 mm का होता है, और ओ टाइप के पोर्टल के अपराइट का साइज जो होता है 550 इंटू 550 होता है, और आर टाइप का जो पोर्टल का साइज होता है वो 600 इंटू 600 mm होता है, और पी टाइप का जो पोर्टल होता है वो 300 इंटू 300 mm होता है, और जी टाइप का होता है वो कितना होता है 250 इंटू 400 mm होता है, और बी टाइप का कितना होता है 152 इंटू 304 होता है। अब इनमें जो क्लियर स्पान होते हैं वो कितने होते हैं, क्लियर स्पान कितना कितना होता है कि एन टाइप में होता है 10 से 20 मीटर, ओ टाइप में होता है 20 से 30 मीटर, आर टाइप में होता है 30 से 40 मीटर, और पी टाइप में 30 मीटर, जी टाइप में भी 30 मीटर होता है, और BAP टाइप में आवश्यकता के अनुसार होता है। और जो मैक्सिमम ट्रैक होते हैं एन टाइप के लिए 4 मैक्सिमम ट्रैक होते हैं, ओ टाइप के लिए 6 मैक्सिमम ट्रैक होते हैं, आर टाइप के लिए 8 मैक्सिमम ट्रैक होते हैं, और पी टाइप के लिए 4 से 6, और जी टाइप में भी 4 से 6, और जो BAP में होते हैं वो आवश्यकता के अनुसार। तो जो एन टाइप पोर्टल होता है उसके अपराइट का साइज कितना होता है 450 इंटू 450, क्लियर स्पान 10 से 20 मीटर होता है, और 4 ट्रैक के अधिकतम 4 ट्रैक के लिए लगाया जाता है।
और ओ टाइप के पोर्टल के अपराइट का साइज होता है 550 इंटू 550 mm, क्लियर स्पान 20 से 30 मीटर, और जो ट्रैक होते हैं वो अधिकतम 6 होते हैं। आर टाइप के पोर्टल का कितना होता है 600 इंटू 600 अपराइट का साइज, और क्लियर स्पान कितना होता है 30 से 40 मीटर, और जो मैक्सिमम ट्रैक होते हैं वो 8 होते हैं। और पी टाइप के पोर्टल का अपराइट का साइज होता है 300 इंटू 300 mm, और जो क्लियर स्पान होता है वो 30 मीटर तक होता है, और जिसमें जो ट्रैक होते हैं वो 4 से 6 के। ऐसे जी टाइप के पोर्टल के अपराइट का साइज होता है 250 इंटू 400, क्लियर स्पान 30 मीटर, और इसमें जो ट्रैक होते हैं वो 4 से 6 होते हैं। और BFB में 152 इंटू 304 का जो mm का पोर्टल अपराइट का साइज होता है, और क्लियर स्पान आवश्यकता अनुसार और ट्रैक भी आवश्यकता के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 स्टेगर इन हाईराइज ओएचई ऑन टेंजेंट ट्रैक पर हाईराइज ओएचई में स्टेगर कितना होता है? तो हाईराइज ओएचई में जो स्टेगर होता है वो कितना रखा जाता है, ±150 mm टेंजेंट ट्रैक पर। तो हाईराइज ओएचई में स्टेगर कितना रखा जाता है टेंजेंट पे, ±150 mm, और कर्व में कितना रखा जाता है कि ±250 mm। ऐसे ही कन्वेंशनल जो ओएचई होती है, कौन सी, कन्वेंशनल ओएचई जो होती है उसमें जो टेंजेंट ट्रैक पर रखा जाता है वो ±200 mm स्टेगर रखा जाता है, और कर्व में जो रखा जाता है वो ±300 mm रखा जाता है। तो हाईराइज ओएचई में टेंजेंट पे ±250 और कर्व में टेंजेंट पे ±150 और कर्व में ±250 रखा जाता है। और कन्वेंशनल ओएचई में टेंजेंट ट्रैक पर ±200 और कर्व में कितना रखा जाता है, ±300 mm रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कि विच टाइप ऑफ टर्नआउट इज बेस्ट फॉर मेनलाइन के लिए किस प्रकार का टर्नआउट सबसे अच्छा होता है? तो ओवरलैप टाइप या नकल टाइप या क्रॉस टाइप या इमेज। तो जो मेनलाइन के लिए जो टर्नआउट होता है वो सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है ओवरलैप टाइप टर्नआउट। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो जो टर्नआउट होते हैं वो टर्नआउट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ओवरलैप टाइप टर्नआउट, एक होता है नकल टाइप टर्नआउट, और एक होता है आपके क्रॉस टाइप टर्नआउट। कौन था? क्रॉस टाइप टर्नआउट। जो ओवरलैप टाइप होता है वो तो मेन लाइन पर लगाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? मेन लाइन में बनाया जाता है। और जो नकल टाइप होता है वो यार्ड में बनाया जाता है, और क्रॉस टाइप भी कहाँ बनाया जाता है? यार्ड में ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 एट द ओब्लिगेटरी लोकेशन टर्नआउट कॉन्टैक्ट वायर इज केप्ट अबव फ्रॉम द मेन लाइन कॉन्टैक्ट वायर। ओब्लिगेटरी स्थान पर टर्नआउट संपर्क तार का जो मुख्य लाइन संपर्क तार से कितने ऊपर रखा जाता है? तो वो कितने ऊपर रखा जाता है? ये होता है 50 mm, 50 mm ऊपर रखा जाता है। कितने? 50 mm ऊपर रखा जाता है। अब ओब्लिगेटरी जो लोकेशन होती है, कौन सी? ओब्लिगेटरी लोकेशन जो होती है उस पर 3-4 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि जो मेन लाइन वाली ओएचई है उससे टर्नआउट वाली ओएचई कितने ऊपर रखी जाती है? 50 mm पर। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा ये आता है कि ओब्लिगेटरी मास्ट पे जो मेन लाइन वाली ओएचई में इनकम्बरेंस कितना होता है? 0.90 मीटर, और टर्नआउट वाली ओएचई में इनकम्बरेंस 1.45 मीटर ये रखे जाते हैं। ओब्लिगेटरी मास्ट का जो IMP होता है, इम्प्लांटेशन कितना होता है? 3 मीटर पहले था, अब 3.40 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
46. Black cotton VC soil is having which of these peculiar characteristics? काली कपास पीसी मिट्टी में इनमें से कौन सी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं? तो व्हेन द सॉइल वेट इज स्वेल, जब मिट्टी गीली होती है तो उसमें सूजन आ जाती है, या व्हेन द सॉइल वेट इज एक्सर्ट अपवर्ड प्रेशर, जब मिट्टी गीली होती है तो ऊपर की ओर दबाव डालती है, या व्हेन द सॉइल इज ड्राई क्रैक्स एंड डेवलप इन द सॉइल, जब मिट्टी सूख जाती है तो मिट्टी में दरार विकसित हो जाती हैं, या ऑल ऑफ द अबव सभी। तो जो काली मिट्टी होती है, काली कपास मिट्टी होती है, उसमें ये सभी गुण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन से? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. The amendment of mast in foundation should not be less than मीटर। नींव में मास्ट अमेंड मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए फाउंडेशन में मास्ट? 1.3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जैसे ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में जो मास्ट लगाया जाएगा वो 1.35 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और रेल लेवल से इसकी कितनी दूरी होती है? 1.85 मीटर। कितनी? 1.85 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एंड ब्लास्ट इन कंक्रीट फॉर नॉर्मल फाउंडेशन। सामान्य नींव के लिए कंक्रीट में सीमेंट, रेत और गिट्टी का अनुपात कितना होना चाहिए? तो वो होता है 1:3:6। कितना? 1:3:6। मतलब 1 कट्टा सीमेंट कंक्रीट, 3 कट्टे सीमेंट और 1 कट्टा सीमेंट, 3 कट्टा रेत और 6 कट्टा गिट्टी। तो ये जो नॉर्मल फाउंडेशन होते हैं उसके लिए ये रेशियो होता है। और यही ग्राफ्टिंग के लिए होता है तो उसमें रेशियो 1:2:4 का होता है। कितना होता है? 1:2:4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. In pure gravity foundation, the bending moment on the mast is rested by। शुद्ध गुरुत्वीय नींव में मास्ट पर बेंडिंग मूवमेंट का प्रतिरोध द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? सॉइल ऑफ द बेस ओनली। किसके द्वारा? कि केवल आधार की मिट्टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. In 3-digit code system of foundation, the first digit 100 values represented the। नींव की 3 अंकों वाली प्रणाली, कोड प्रणाली में पहला अंक 100वां स्थान को क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है वर्टिकल लोड को, ऊर्ध्वाधर भार को। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? वर्टिकल लोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. इन द ओएचई साइज ऑफ कैटनरी वायर। कैटनरी वायर का जो ओएचई में कैटनरी वायर लगाया जाता है उसका साइज कितना होता है? तो कैटनरी वायर का साइज कितना होता है? 65 स्क्वायर mm। कितना? 65 स्क्वायर mm। तो कैटनरी का तो होता है कितना? कैटनरी का होता है 65 स्क्वायर mm और कॉन्टैक्ट का होता है 107 स्क्वायर mm, 107 स्क्वायर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. OHE can be support on TTC up to a maximum distance of meter। OHE को TTC पर अधिकतम कितनी दूरी तक सपोर्ट किया जाता है? तो जो OHE को TTC जो होता है वो कितनी दूरी तक की OHE को सपोर्ट कर सकता है? तो वो होता है 10.5 मीटर की दूरी तक। कितना? 10.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। 10.5 मीटर की दूरी तक हम TTC मास्ट लगा सकते हैं। 10.5 मीटर की OHE को होल्ड करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? TTC मास्ट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53. द एंगल विच सपोर्ट बिटवीन boom and upright
इज कॉल्ड। बूम और अपराइट के बीच में जो एंगल सहारा देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नी ब्रेसिंग। क्या कहते हैं? नी ब्रेसिंग। जैसे ये पोर्टल है तो ये बूम क्या है? बूम है। तो बूम और अपराइट के बीच में ये जो सहारा देने की एंगल लगी होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? नी ब्रेसिंग। क्या कहते हैं? नी ब्रेसिंग। ये अपराइट होते हैं। क्या होते हैं? अपराइट। ये भी अपराइट। और ये ऊपर वाला हिस्सा होता है बूम। अब बूम में भी 3 भाग होते हैं। ये तो होते हैं एंड पीस, ये वाला भी एंड पीस, और बीच वाला होता है सेंटर पीस। कौन सा? सेंटर पीस। और दोनों अपराइटों के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं क्लियर स्पान। क्या बोलते हैं? क्लियर स्पान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। सिलिका जेल क्रिस्टल व्हेन ड्राई इज इन कलर। सूखे सिलिका जेल क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो जो सूखा जो सिलिका जेल होता है उसका कैसा होता है? ब्लू होता है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होता है? ब्लू। और जब खराब सिलिका जेल होता है उसका रंग कैसा होता है? उसका गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। In 3-pulley block type ATT system, the measure x the distance between। तो 3-pulley ब्लॉक ATT प्रणाली में x की दूरी कहाँ से क्या होती है? तो x जो दूरी होती है वो कौन सी होती है? ये होती है सेंटर ऑफ मिडिल पुली, फिक्स मिडिल पुली एंड सेंटर ऑफ मूविंग पुली। कौन सी? ऑप्शन नंबर डी। सेंटर ऑफ मिडिल फिक्स पुली एंड सेंटर ऑफ मूविंग पुली। ये ATT में 3 पुली लगी होती हैं। तीनों पुली में तो ये फिक्स पुली, सेंटर वाली जो फिक्स पुली के सेंटर से और जो मूविंग पुली के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? x होती है। सेंटर ऑफ मिडिल फिक्स पुली एंड सेंटर ऑफ मूविंग पुली ये x होती है। और जो y होती है कि काउंटर वेट के निचले सिरे से लेकर मफ तक के दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? y कहलाती है। काउंटर वेट के बॉटम से और मफ के टॉप तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? y कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। इन पुल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कैंटिलीवर असेंबली लोकेशन ऑफ स्टडी आर्म विल बी बिटवीन। कैंटिलीवर असेंबली की पुल ऑफ व्यवस्था में स्टडी आर्म का स्थान किसके बीच में होता है? तो पुल ऑफ के जो होता है वो मास्ट और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में होता है। पुल ऑफ क्या होता है? मास्ट और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में स्टडी आर्म की पोजीशन होती है मास्ट और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में पुल खींचने की। जैसे ये मास्ट है, ये कॉन्टैक्ट वायर है, तो इसके बीच में जो स्टडी आर्म इधर क्यों खींचता है वो होता है हमारा पुल ऑफ। एक पुश आर्म होता है। पुश आर्म में उल्टा होता है कि पुश आर्म में क्या होता है? ट्रैक के केंद्र रेखा से बाहर होता है। कॉन्टैक्ट वायर और सेंट्रल लाइन और ट्रैक के बीच में मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। BFB मास्ट इज सूटेबल फॉर। BFB मास्ट किसके लिए उपयुक्त होता है? तो ये किसके लिए होता है BFB मास्ट? स्टैंड ट्रैक, सीधे ट्रैक के लिए BFB मास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। इफ SS rope of ATT broken, OHE does not come on ground due। यदि ATT का SS rope टूटा हुआ है तो किसके कारण OHE ग्राउंड नहीं होती? तो किसके कारण? वो हेक्साटाइरोड के कारण। ऑप्शन नंबर डी।
कौन सी? हेक्साटाइरोड के द्वारा। ये तो ये एंटीफालिंग रोड लगी होती हैं हेक्साटाइरोड। ये कभी ये अपना एसएस रोग टूट जाए तो ये हेक्साटाइरोड के द्वारा ये एटीडी क्या है नीचे नहीं आती, ओएचई नीचे नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। डायमेंशन बी इन कैंटिलीवर असेंबली शो द डिस्टेंस बिटवीन। कैंटिलीवर असेंबली में डायमेंशन बी किसके बीच की दूरी को दर्शाता है? तो डायमेंशन जो बी होती है वो होती है एक्सिस ऑफ वर्टिकल स्विल एंड एक्सिस द कैटनरी सस्पेंशन। द ऊर्ध्वाधर कुंडा की दूरी और केंद्रीय सस्पेंशन की दूरी ये क्या होती है? बी होती है। अब ये कैंटिलीवर ये मास्ट है, ये टॉप फिटिंग एसटी इंसुलेटर, ये एसटी, ये बॉटम फिटिंग बीटी इंसुलेटर और बीटी यहाँ अपना सस्पेंशन ब्रैकेट कैटनरी सस्पेंशन ब्रैकेट, ये सी क्लैम्प आरटी और इसी में ड्रॉप ब्रैकेट लगा के और ये अपना स्टेडियम। तो जो ए होती है वो ए क्या है कि ए के टॉप फिटिंग के आई हुक से किससे टॉप इसके आई हुक से और सस्पेंशन के ब्रैकेट ट्यूब के हुक तक के बीच की दूरी ए होती है ए। और बी कौन सी होती है? बी जो ब्रैकेट इंसुलेटर लगा होता है उसके बॉटम फिटिंग के यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी बी कहलाती है। और सी होती है कि ये बॉटम फिटिंग के सी होती है कि रेस्टर आर्म हुक से वर्टिकल स्विल एक्सिस के बीच की दूरी जो आरटी हुक क्लैंप होता है यहाँ सी क्लैंप से लेकर और यहाँ तक की दूरी ये क्या कहलाती है? सी कहलाती है। और डी होती है कि सी क्लैंप से लेकर और कैटनरी तक की दूरी क्या कहलाती है? डी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। A consignment has length, width and height such that one or more of these parameters infringing standard moving dimension at the point from start of destination, then the consignment is called। एक खेप की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसी होती है कि उसमें एक या एक से अधिक पैरामीटर किसी भी बिंदु पर शुरू से गंतव्य तक मानक सील आयामों का उल्लंघन करते हैं। ऐसी खेप को क्या कहा जाता है? तो ऐसी खेप को क्या कहते हैं? ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, ODC। क्या कहते हैं? ODC, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। करंट कलेक्शन टेस्ट इज कैरिड आउट in OHE 2 found out
तो क्या पता लगाने के लिए वॉची में करंट संग्रह परीक्षण किया जाता है? तो ये क्या लोकेशन ऑफ स्पार्किंग ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ पेंटोग्राफ। जब पेंटो गुजरता है तो पेंटो के मूवमेंट के समय हमें स्पार्किंग की लोकेशन का पता लगाने के लिए करंट कलेक्शन टेस्ट किया जाता है, और जो कि कब किया जाता है? नाइट में ही किया जाता है। कब किया जाता है? नाइट में करंट कलेक्शन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। टू चेक free movement of ATD, what weight is required for pulling counterweight? ATD के मुक्त मूवमेंट की जांच करने के लिए काउंटरवेट को खींचने के लिए कितने वजन की आवश्यकता होती है? तो इसमें तो 10 kg, 5 kg, 20 kg या 25 kg। तो इसमें तो आंसर इसके हिसाब से 10 है, पर अब जो नई गाइडलाइंस आई है वो 17 kg से kgf से ही ATD के मूवमेंट जांच करने के लिए 17 kgf के वजन की आवश्यकता होती है, और इसके हिसाब से तो इसका 10 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। फ्रॉम एनी लाइफ पार्ट ऑफ वॉची ट्री ब्रांच शुड नॉट बी लेस देन मीटर अवे। वॉची का कोई भी भाग हिस्सा पेड़ की शाखाओं से कितने मीटर अधिक नज़दीक नहीं होना चाहिए? तो वो कितने मीटर? 4 मीटर अधिक नज़दीक नहीं होना चाहिए। तो 63 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज़ द इनकरेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुकोइल रिले? बुकोइल रिले के संदर्भ में क्या गलत है? तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है, या इट प्रोटेक्ट्स ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट, यह आंतरिक दोषों से ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करती है, या इट रिक्वायर्ड कलेक्शन टू गैस ऑफ ऑपरेट, ये गैस के इकट्ठे होने पर ऑपरेट हो जाती है। इट इज़ सूटेड बिटवीन बेल टैंक एंड कंजर्वर टैंक, यह बेल टैंक और कंजर्वर टैंक के बीच में स्थित होती है। तो ये भी सही है कि इट प्रोटेक्ट्स ट्रांसफार्मर फॉर इंटरनल फॉल्ट, यह आंतरिक फॉल्ट होने पर सुरक्षा प्रदान करती है। ये गैस इकट्ठे होने पर ऑपरेट हो जाती है। यह बेल टैंक और कंजर्वर टैंक के बीच में होती है। तो इसका ये गलत है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है। बुकोइल रिले में ये गलत है, क्योंकि बुकोइल रिले जो होती है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। What is the mean for from Earth skin in context of a TSS? TSS के संबंध में अर्थ स्किन से क्या अभिप्राय है? तो अर्थ स्किन से क्या अभिप्राय होता है कि अर्थ बार हैंगिंग ऑन TSS गैंट्री, TSS गैंट्री पर लटके हुआ तार जो होता है वो अर्थ स्क्रीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थ स्क्रीन। जो TSS में जो टावर लगे होते हैं उनके ऊपर, गैंट्री मास्टों के ऊपर एक तार लटका हुआ होता है अर्थवार, वो क्या कहलाता है? अर्थ स्क्रीन कहलाता है। क्या बोला है? अर्थ स्क्रीन। और ये किसके लिए लगाया जाता है? ये TSS को तड़ित चालक या जैसे LA की तरह से तड़ित चालक से बचाने के लिए लगाया जाता है। लाइटनिंग स्ट्रोक से, इसने लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाने के लिए अर्थ स्क्रीन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। The permit to work PTW essential for working on 25 kV AC OHE और नियर OHE विदिन मीटर। काम के लिए परमिट PTW 25 kV OHE AC मीटर के भीतर काम करने के लिए आवश्यक है। तो वो कितने के लिए होती है? 2 मीटर के लिए। ऑप्शन नंबर 2। कितने मीटर के लिए? 2 मीटर। लाइटनिंग अरेस्टर प्रिवेंट फ्रॉम OHE फ्रॉम, लाइटिंग अरेस्टर OHE को किससे रोकता है?
तो जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो किससे रोकता है? सर्च एंड ट्रांजिट वोल्टेज से। किससे? सर्च एंड ट्रांजिट वोल्टेज के लिए से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर LA लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट हैपेंड टू द रेजिस्टेंस ऑफ थायराइड मटेरियल यूज इन LA व्हेन करंट इंक्रीज? जब धारा बढ़ती है तो LA में प्रयुक्त थायराइड पदार्थ के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो डिस्क्रीज होता है। क्या होता है? डिस्क्रीज होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इन 25 kV AC OHE व्हाट इज द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ लाइटिंग अरेस्टर? 25 kV AC OHE में लाइटिंग अरेस्टर की सामान्य क्षमता क्या होती है? तो वो होती है 42 kV। कितनी होती है? 42 kV। तो 25 kV साइड में जो LA लगाया जाता है वो होता है 42 kV का, और 132 kV साइड में जो LA होता है वो 120 kV का लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इन AC ट्रैक्शन रिटर्न करंट फ्लो थ्रू विच ऑफ दीज? AC कर्सर रिटर्न करंट किससे प्रभावित होता है? तो ऑप्शन दिए हैं, ट्रैक्शन रेल ओनली, केवल ट्रैक्शन रेल से, या अर्थ ओनली, पृथ्वी से, या आइदर ट्रैक्शन रेल और ईच, या तो कर्सर रेल या पृथ्वी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रिटर्न करंट होता है, जो प्रभावित होता है, वो किससे होता है? कि आइदर ट्रैक्शन रेल और अर्थ, या तो कर्सर रेल से या फिर पृथ्वी से। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, ये वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न में जो रैंकर कोटे के तहत JEE-TRD का 17 जनवरी 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 70 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। मैंने इन क्वेश्चनों को डिटेल से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 110 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे।